सो गाइज स्टार्ट करेंगे पेपर वन के पहले टॉपिक से। हम लोग कवर करेंगे गांधी पीस प्राइज के बारे में, गांधी शांति पुरस्कार के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो बताया जा रहा है कि बांग्लादेश के जो राष्ट्रपिता हैं, फादर ऑफ द नेशन ऑफ बांग्लादेश, बांग्लादेश के फादर ऑफ नेशन कौन है, यहां से क्वेश्चन उठेगा। तो आपको ध्यान में रखना है शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान जो है वो बांग्लादेश के फादर ऑफ नेशन है। इनको और फॉर्मर सुल्तान ऑफ ओमान, ओमान के फॉर्मर सुल्तान को स्वर्गीय काबूस बिन सैद अल सैद, इनको 2020 और 2019 के लिए गांधी शांति पुरस्कार, गांधी पीस प्राइज के लिए जो है वो चुना गया इन दोनों को। तो ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखना। और जिस ज्यूरी के द्वारा इनको सेलेक्ट किया गया है, उस ज्यूरी में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं, जिन्होंने इस ज्यूरी को चेयर किया है, यानी कि हेड किया है। चेयरमैन जो है वो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं। इस ज्यूरी के अंदर ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है हमारे, और जो अपोजिशन पार्टी जो है, सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी के जो लीडर हैं वो इसमें मेंबर के तौर पर हैं। लोकसभा के अंदर सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी के लीडर और सुलभ इंटरनेशनल के फाउंडर हैं। तो इनके द्वारा जो है वो इन दोनों को चुना गया है गांधी पीस प्राइज के लिए, राइट। फॉर्मर ओमान के सुल्तान को और बांग्लादेश के फादर ऑफ नेशन को। तो ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखना, ये चीज एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है। अब थोड़ी सी चर्चा करते हैं गांधी पीस प्राइज के बारे में। गांधी पीस प्राइज की शुरुआत 1995 में हुई थी, 1995 में, जब 125th बर्थ एनिवर्सरी हम लोग को हमारे ऑनरेबल फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी जी की देखने को मिली थी। तो उस समय इसकी शुरुआत हुई थी गांधी पीस प्राइज की। ये एक एनुअल अवार्ड है, यानी कि हर साल ये अवार्ड जो है वो दिया जाता है। किनको दिया जाता है? तो व्यक्तियों और संस्थानों को, तो इंडिविजुअल्स को भी मिलता है और इंस्टीट्यूशंस को भी मिलता है। किस चीज के लिए? कि जो गांधीयन मेथड्स या फिर नॉन वायलेंस के थ्रू जिन भी इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशन ने हमारे सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट किया हो, राइट, अहिंसा और अन्य गांधीवाद आदर्शों के माध्यम से जिन भी व्यक्तियों और संस्थानों ने भी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन में अपने योगदान दिए हैं, उनको सेलेक्ट करके, उनको आइडेंटिफाई करके सेलेक्ट करके उन्हें ये प्राइज जो है वो दिया जाता है। इस प्राइज में कैश प्राइज मिलता है 1 करोड़ रुपए का, सिटिएशन मिलता है, प्लेक मिलता है, राइट। और मतलब प्लेक के तौर पर हमें देखने को मिलता है कि उसके अलावा हमें ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम आइटम भी देखने को मिलते हैं जो प्रोवाइड किया जाता है। और सभी व्यक्तियों के लिए ये प्राइज ओपन है, इररिस्पेक्टिव ऑफ नेशनैलिटी ऑल्सो, यानी कि दूसरी कंट्री के सिटीजन्स को भी आइडेंटिफाई करके ये प्राइज दिया जा सकता है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं गांधी पीस प्राइज से रिलेटेड जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। गाइस डिस्कस करेंगे वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी फोरम 2021 के बारे में, राइट। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो ये बेसिकली बताया जाता है कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के लिए विश्व समुदाय का एक सबसे बड़ा वार्षिक कार्यक्रम है ये। तो ये जो फोरम है ये उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए है जो कम्युनिटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की हमें देखने को मिलती है, यानी कि आसान भाषा में जो भी लोग इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की फील्ड में काम करते हैं, तो उनके लिए ये पूरे दुनिया भर का सबसे बड़ा जो है वो कार्यक्रम, वार्षिक एनुअल फंक्शन हमें देखने को मिलता है, या उनके लिए सबसे बड़ी ये गैदरिंग होती है, राइट। तो ये फोरम जो है वो, इसमें आईसीटी के फील्ड के तमाम लोग जो है वो मौजूद होते हैं और बहुत भारी मात्रा में मौजूद होते हैं। इस पर्टिकुलर फोरम को को-ऑर्गेनाइज किया जाता है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ITU, यूनेस्को, UNDP और UNCTAD के द्वारा। ये फोरम गाइस हमें देखने को मिलता है एक एफिशिएंट मैकेनिज्म के तौर पर, जहां पर मल्टी स्टेक होल्डर इंप्लीमेंटेशन एक्टिविटीज जो है उसका कोऑर्डिनेशन हमें सामने नजर आता है, यानी कि मल्टी स्टेक होल्डर्स का कोऑर्डिनेशन होता है। किस पर्पस के लिए? एक्टिविटीज को इंप्लीमेंट करने के लिए, वेरियस एक्टिविटी को। जैसे कि हम बात करें इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की फील्ड में कोई नया प्रोजेक्ट है, उसको इंप्लीमेंट करना है, तो काफी सारे ICT के फील्ड के लोग मौजूद होते हैं, वो आपस में प्रोजेक्ट्स को अपने अपने शेयर करते हैं, और जिसके साथ भी अगर ट्यूनिंग बैठती है, जिस भी स्टेक होल्डर के साथ या जिस भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल या कंपनी के साथ, तो वो साथ में मिलकर एक फलाना प्रोजेक्ट को जो है वो आगे बढ़ाते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं साथ में मिलकर। इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हम लोग को यहां पर देखने को मिलता है, यानी कि अपनी अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, नॉलेज शेयर करते हैं, राइट। बेस्ट प्रैक्टिसेस जो भी चल रही होती है ICT की फील्ड में वो शेयर किया जाता है। तो ये प्लेटफॉर्म में ये सब चीजें हम लोग को देखने को मिलती है। तो ये चीज आप लोग इसके बारे में थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। गाइस बताया जा रहा है कि सरकार ने फैसला लिया है कि
अब बिना स्किल सर्टिफिकेट के किसी भी वर्कर को सरकारी प्रोजेक्ट्स में काम नहीं दिया जाएगा। तो अब अगर सरकारी प्रोजेक्ट्स में काम करना है तो स्किल सर्टिफिकेट अनिवार्य है, ऐसा सरकार ने डिसीजन लिया है। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि सभी वर्कर जो हैं, जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के तहत काम कर रहे हैं, उनके पास ऑफिशियल सर्टिफिकेशन होना चाहिए उनकी स्किल्स के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने सभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को कह दिया है कि उन्हें इस चीज को सुनिश्चित करना है, चेक करना है कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट इशू किए जा रहे हैं, जितने भी सरकारी कॉन्ट्रैक्ट इशू किए जा रहे हैं, देखिए कि वहां पर जो वर्कर्स काम कर रहे हैं वो स्किल्ड वर्कर्स है कि नहीं, यानी कि वो फॉर्मल स्किल्ड वर्कर्स है कि नहीं, ये इंश्योर करना, ये चेक करना है सभी सरकारी डिपार्टमेंट्स को। तो ऐसा मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप का कहना है। तो इस चीज की क्या आवश्यकता है, ऐसा क्यों किया जा रहा है? तो देखो गाइस, आपको बता दें कि हमारे इंडिया के वर्कफोर्स के अंदर फॉर्मली ट्रेंड जो वर्कर्स हैं वो मात्र 2.4% ही है। यानी कि बताया जा रहा है कि सरकार आज की रेट में किसके ऊपर काम कर रही है? आज की रेट में बोल रही है कि स्किल्ड मैन पावर का उपयोग करना है, राइट, स्किल डेवलपमेंट करनी है। तो सरकार जो नारे लगाती है स्किल डेवलपमेंट के, प्रमोट करती है कि स्किल्स जो है वो होनी चाहिए वर्कफोर्स में, बट ऐसा देखने को मिलता है कि सरकारी प्रोजेक्ट्स के अंदर ही अनस्किल्ड वर्कर जो है वो काम कर रहे होते हैं। अब ऐसा क्यों होता है कि अनस्किल्ड वर्कर्स काम कर रहे होते हैं? वो इसलिए क्योंकि जो भी ठेकेदार को ये ठेका दिया जाता है, आपको पता होगा इसकी सरकारी प्रोजेक्ट जो है उसकी हम लोग को ऑक्शनिंग देखने को मिलती है, राइट। ठेका जो है वो जारी करती है सरकार, राइट, रिलीज करती है ठेका, फिर वो जो है उसकी ऑक्शनिंग होती है, नीलामी वगैरह होती है, बोली लगती है। तो जिस भी पर्टिकुलर ठेकेदार के पास सरकार का ठेका आता है, राइट, तो वो ठेकेदार जो है वो काम करवाता है, राइट, पूरे प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करवाता है। तो कई बार ऐसा होता है कि ठेकेदार अपने प्रॉफिट को बनाने के लिए अनस्किल्ड वर्कर्स को जो है वो शामिल कर लेते हैं, राइट, प्रोजेक्ट्स के लिए, जिससे कि वो कम पैसा जो है वो उन वर्कर्स को दें और प्रोजेक्ट जो है वो बढ़िया चले, जिससे कि अच्छी मोटी कमाई जो है वो कॉन्ट्रैक्टर की हो जाए, राइट। तो बताया जा रहा है कि ऐसा नहीं करना है। अब से सरकारी प्रोजेक्ट जितने भी होंगे उसमें ये इंश्योर करना है कि जो भी वर्कर्स काम कर रहे हैं वो स्किल्ड वर्कर्स ही हैं, राइट, वो रजिस्टर्ड होने चाहिए और उनके पास प्रॉपर स्किल ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए, राइट, ऑफिशियल सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी उनको जो है वो कार्य सौंपा जाएगा, अगर या तो फिर नहीं सौंपा जाएगा, राइट। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। तो ये चीज है जिसके बारे में बस आपको एक जनरल सी जानकारी होनी चाहिए, आइडिया होना चाहिए कि सरकार आज की रेट में मतलब स्किल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया कि ज्यादा से ज्यादा हमारी कंट्री के अंदर जो वर्कफोर्स है उसमें फॉर्मल ट्रेनिंग यानी कि स्किल ट्रेनिंग जो है वो उनमें देखने को मिल सके। क्योंकि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2018-2019 में ये चीज मेंशन थी कि मात्र 2.4% ही इंडिया का जो वर्कफोर्स है वो फॉर्मली ट्रेंड है, राइट। बाकी का वर्कफोर्स जो है वो ऐसे ही हम लोग को बिना ट्रेनिंग का देखने को मिल रहा है। अब बात करेंगे ड्रिंकिंग एज के बारे में। दिल्ली में बताया गया कि अब आप शराब पी सकते हैं अगर आपकी उम्र 21 साल की है। तो ये बड़े ही अजीब चीज मुझे देखने को मिली। पहले 25 साल हुआ करता था कि 25 साल जो थी वो लिकर कंजम्पशन की लीगल एज थी, अब बोला जा रहा है कि 21 साल इसको कर दिया है घटाकर। तो बड़ी अजीब चीज ये मुझे देखने को मिली। और ये नई एक्साइज पॉलिसी जो है सरकार की, उसके थ्रू ये डिसीजन लिया गया। मतलब कि सरकार बोल रही है कि बेटा, मतलब सरकार को पता है छुप छुप के मत पियो, अगर 21 साल के हो तो पी लो। क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना, बच्चे छुप छुप के पीते हैं, मतलब इलीगल तरीके से खरीदते हैं। वैसे तो कोई चेक करने वाला होता नहीं है यार, मतलब इवन शराब के ठेके में भी आप जाओगे तो कोई नहीं पूछता, कोई भी आईडी वाईडी नहीं पूछता। बहुत ही कम जगह पर इस प्रकार की चीजें होती है, बाकी तो आप जाओ, पैसे दो, मस्त ले उठा के ले आओ। बट फिर भी आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि दिल्ली के अंदर जो लिकर कंजम्पशन की जो मिनिमम एज है उसको रिड्यूस कर दिया है, कम कर दिया है, 25 से घटाकर उसको 21 कर दिया। बोला खूब पियो दारू जितनी पीनी है, राइट। पता नहीं क्या है। हालांकि डिसीजन में ये भी लिया गया है कि दिल्ली के अंदर अब कोई भी नई दुकान शराब की नहीं खोली जाएगी और दिल्ली में कोई भी सरकारी शराब की दुकान नहीं होगी, ठीक है। तो ये एक डिसीजन अच्छा है। बट जो लिकर कंजम्पशन की एज को, मिनिमम एज को रिड्यूस करने का डिसीजन मुझे तो जो है वो खैर पसंद नहीं आया। और बाकी जो शराब पीने के शौकीन हैं उनके लिए तो मजेदार है कि अब तो भैया 21 साल की उम्र हो गई है कि मस्त पियो बैठ के। चलो एनीवेज, वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल की यहाँ पर बात हो रही है, VVPAT की यहाँ पर बात हो रही है। तो वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल है क्या एक्चुअल में? तो देखो, आप ईवीएम मशीन पर के बारे में तो आप जानते ही हो, ठीक है। ईवीएम मशीन में आप जाते हो, वोट डालते हो बटन पे, मतलब यानी कि जो भी आपको जिसको भी वोट डालना है
तो उसके सामने बटन जो है वो लगा रहता है, उसको आप दबाओ और वोट दे दो। बट होता क्या है, काफ़ी सारे इलेक्शंस में ये कंप्लेन आई है कि ईवीएम में धोखाधड़ी हुई है, मतलब ऐसा ईवीएम के सिस्टम के साथ ऐसी छेड़खानी की गई कि हम जो है वो कहीं और वोट डाल रहे हैं, वोट कहीं और जा रहा है। यानी कि हमने एक्स पार्टी को वोट डाला बट वोट चला गया वाई पार्टी के पास, तो तार में कुछ छेड़खानी हुई है। तो ऐसी इस प्रकार की आपको पता होगा कि ईवीएम में छेड़खानी की कितनी रिपोर्ट आई है, हमने कितने आर्टिकल्स को भी कवर किया हुआ है पहले जब इस प्रकार के टॉपिक्स आर्टिकल्स न्यूज में छाए हुए थे, राइट। तब हमने चर्चा करी थी फेक ईवीएम के बारे में या फिर ईवीएम की खराबी के बारे में, राइट। तो वो सब चीजें हमने देखी थी। तो कहा जा रहा है अब कि अब वीवीपीएटी का इस्तेमाल किया जाएगा, मतलब कि एक व्यक्ति जो है वो यहाँ पर बटन दबाएंगे, वोट देंगे, तो यहाँ पर किसको उन्होंने वोट दिया है उनका यानी कि पॉलिटिकल पार्टी का सिंबल आएगा और नेता का नाम लिखा हुआ आएगा, और यहाँ पर वो देखेंगे। यहाँ पर देखने के बाद पर्ची जो होगी यानी कि उनको दिख जाएगी, ठीक है, पर्ची होगी, पर्ची निकलेगी, यहाँ से निकलेगी नहीं, मतलब ये चीज समझना, एक पेपर जो होगा वो प्रिंट होगा, राइट, यहाँ पर दिखाई देगा, राइट, सामने वाले व्यक्ति को, जैसे कि सामने वाले व्यक्ति खड़ा हुआ जो व्यक्ति है वो बिल्कुल देखकर ये बोल दे कि हाँ यार हाँ ठीक है, जहां पर मैंने वोट डाला है वहीं पर ही वोट जो है वो गया है। फिर क्या होगा, यहां से पेपर कटकर इस नीचे वाले बॉक्स में जो है वो आकर इकट्ठा हो जाएगा। पेपर दिखाई देगा, लाइट जलेगी, पेपर दिखेगा, राइट, सामने वाला व्यक्ति देख लेगा जिसने वोट डाला है उसको, यानी कि उसके माइंड में जो है वो ये सेटिस्फेक्शन हो जाएगा कि जिसने उसको वोट दिया है उसी के पास जो है वो उसका वोट गया है, ठीक है, तो सेटिस्फेक्शन हो गया। और पेपर कटकर उस व्यक्ति को नहीं मिलेगा, ठीक है, जिसने वोट डाला है वोटर को वो पेपर नहीं मिलेगा, पेपर वहीं पर कटकर नीचे डब्बे पे गिर जाएगा, राइट। तो ये चीज है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, क्योंकि देखो अब पेपर क्यों नहीं मिलेगा ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए या फिर आपसे पूछ लिया जाए कि क्यों भाई इसमें यानी कि पेपर जो है इसमें पेपर तो प्रिंट हो रहा है, छोटी सी बिल्कुल छोटी सी पर्ची प्रिंट होगी, दिखाई देगा और वो वहीं के वहीं नीचे डब्बे में गिर जाएगी। बट सवाल ये उठता है कि वो वोटर को क्यों नहीं दी जा रही है, वोटर को देना चाहिए ना, गाइज नहीं दी जाएगी, क्योंकि इसमें बताओ क्या होता है, कई बार हम देखते हैं कि कुछ गुंडागर्दी चलती है, यानी कि पोलिंग बूथ के बाहर खड़े होते हैं गुंडे। अब वो क्या करेंगे, वोटर को या तो बोलेंगे कि ले भैया 500 रुपए 2000 रुपए, जा हमारी पॉलिटिकल पार्टी को वोट डाल या हमारे नेता को वोट डाल, ठीक है, और उसके प्रूफ हमें लाकर देखा, हमें लाकर पर्ची दिखा, हम तुझे पैसा देंगे, राइट। ऐसा भी हो सकता है, राइट, कि करप्शन हम लोग को देखने को मिलेगा कि इस प्रकार से वोटर को कहा जाएगा जाकर वोट डालो हमारी चुनिंदा पॉलिटिकल पार्टी को, जब पर्ची वापस लेकर आओगे तो हमसे पैसे ले लेना। तो ऐसी हरकत हो सकती है, या फिर कई बार ऐसी भी हरकत हो सकती है कि होता है ना कि काफी सारे लोग जो है वो एक नेता को एक्स नेता को बोलते हैं कि हाँ भैया हम भी आपको वोट डालेंगे, वाई को भी बोलते हैं हाँ भैया हम भी आपको वोट डालेंगे, राइट। बट वो तो सामने वाला व्यक्ति जो है वो अपनी पसंद के नेता को ही वोट डालेगा, जिसको भी उसको डालना है, या नोटा पे वोट डाल के आ जाएगा, राइट। तो ऐसा भी होता है। बट यहां पर क्या है, सामने वाला फंस जाएगा। अब सामने वाले के पास अगर पर्ची मिल जाएगी तो वो भैया एक्स नेता के पास जाएगा, तो एक्स नेता बोलेगा, अगर दिखाएगा पर्ची कि भैया देखो मैंने आपने जो बोला था उसके अकॉर्डिंग मैंने वोट डाल दिया, अब वाई को पता लग गई और वाई को भी इसने कमेंट कर दी, तो वाई उसको ढूंढ देगा वोटर को, राइट। तो ऐसी गुंडागर्दी भी हम लोग को देखने को मिलेगी। एनीवेज ये सब चीजें फालतू की हैं, ये आपको पता नहीं होनी चाहिए। मेन थोड़ी सी टेक्निकलिटीज आपको ये पता होनी चाहिए कि इसकी पर्ची जो है वो वोटर को नहीं मिलेगी, ठीक है, वो कट के यहीं पर गिर जाएगी। अब कट के इसलिए भी गिरेगी कि कल को अगर कोई बोलता है कि ईवीएम में छेड़खानी हुई है, तो इन पर्चियों को काउंट करके देखकर जो है वो मतलब वो टैली किया जा सकता है कि ईवीएम में छेड़खानी हुई है कि नहीं हुई है, राइट, या फिर ईवीएम गलत दे रहा है कि नहीं दे रहा रिजल्ट, तो वो चीज भी पता लग सकती है। यानी कि वेरिफिकेशन के लिए नाम क्या है इसका, वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल। तो वोटर जो है वो वेरीफाई करेंगे इस पेपर के थ्रू अपने इसको, राइट, और ऑडिटिंग इसकी हो सकती है, राइट, कि अगर कहीं पर भी कोई छेड़खानी हुई तो ऑडिटिंग हो गई, राइट, चेक कर लिया कि भाई छेड़खानी है कि नहीं है। तो सिंपल सी चीज, इजी तरीके से समझो बस। तो इलेक्शन कमीशन ने अभी डिसीजन लिया है कि ये वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल वीवीपीएटी को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम के साथ जो है वो उपयोग करेंगे अपकमिंग असेंबली इलेक्शंस में, जो कि हम लोग को 4 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में देखने को मिल रहे हैं, राइट। वीवीपीएटी क्या है तो इसके बारे में आपको समझा दिया। वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल ये एक मेथड है जिसके थ्रू वोटर्स को क्या मिलता है, फीडबैक मिलता है। जब वोटर अपनी ईवीएम का उपयोग करते हैं तो उनको फीडबैक मिलता है, राइट, वो वेरीफाई करते हैं कि उन्होंने जिस नेता को वोट डाला है उसी के पास गया है कि नहीं गया। और वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल जो है ये एक इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन सिस्टम हम लोग को वोटिंग मशीन्स के लिए देखने को मिलता है, जो कि अलाउ करता है वोटर्स को कि वोटर वेरीफाई कर सकते हैं कि जिस जगह पर उन्होंने वोट डाला है वो वोट सही गया है कि नहीं गया। तो ये चीज यहीं पर मेंशन्ड है, लिखी हुई है। एंड ऑल्सो टू प्रोवाइड अ मीन्स टू ऑडिट द स्टोर्ड इलेक्ट्रॉनिक रिजल्ट। तो वही चीज मैंने आपको बताई कि कहीं पर भी अगर ऐसे आरोप लगते हैं कि ईवीएम में छेड़खान है, राइट, तो उस जगह के ईवीएम की छेड़खान को जो है वो वेरीफाई करने के लिए, उसकी ऑडिटिंग करने के पर्पस के लिए भी
जो है वो यानी कि रिजल्ट्स को चेक करने के लिए कि रिजल्ट ठीक है कि नहीं है, उस पर्चियों को देखा जा सकता है, राइट। पर्चियों को देखकर जो है वो रिजल्ट घोषित किया जा सकता है अगर कहीं पर भी कोई चैलेंजेस उठते हैं तो। क्योंकि देखो, री इलेक्शन करना इज नॉट द सोल्यूशन। री इलेक्शन करेंगे फिर से पता लगे, मान लिया मतलब यानी कि अपोजिशन की बात सुनकर अगर री इलेक्शन कर भी दिया प्रेशर में आकर, अब री इलेक्शन के बाद फिर से रिजल्ट जो है वो जो होना था वही निकला, तो फिर से वो अपोजिशन बोलेगी कि अरे फिर ईवीएम में छेड़खानी हो गई, या फिर रूलिंग पार्टी चिल्लाने लगेगी कि यार ईवीएम में छेड़खानी हो गई, या कोई भी XYZ पार्टी चिल्लाने लगेगी। तो हर बार थोड़ा ना इलेक्शन कंडक्ट कराते रहेंगे। तो इसलिए ये वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल हमें देखने को मिला। अब इसमें होता क्या, इट कंटेन्स द नेम ऑफ कैंडिडेट, तो कैंडिडेट का नाम लिखा होता है, राइट, कि जिसको वो सामने वाला व्यक्ति वोट डाल रहा है, और उसकी पार्टी या इंडिविजुअल कैंडिडेट का सिंबल हम लोग को देखने को मिलता है। इसका महत्व क्या है, इसकी आवश्यकता हम लोग को क्यों देखने को मिल रही है, तो ये मदद करेगा इलेक्शन में होने वाले फ्रॉड को डिटेक्ट करने के लिए, और जो ईवीएम में माल फंक्शनिंग वगैरह हम लोग को देखने को मिलती है, खराबी गड़बड़ी, तो उसको डिटेक्ट करने में मदद कर लेगा वीवीपीएटी, राइट। ऑडिटिंग में मदद करेगा कि अगर स्टोर्ड इलेक्ट्रॉनिक रिजल्ट जो है उसको देखकर, क्योंकि पर्चियां जो है वो डब्बे में स्टोर्ड रहेंगी, राइट, तो उसको जो है वो काउंट करके ऑडिटिंग हो जाएगी कि हाँ यार रिजल्ट जो आया वो ठीक आया कि नहीं आया, राइट। और इसके अलावा जो वोट्स जो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं या फिर चेंज कर दिए जाते हैं वोट्स वगैरह को, तो उसके लिए बैरियर का ये काम करेगा, क्योंकि पूरा डब्बा रहेगा। क्योंकि पहले के समय पे हुआ करता था ना कि पहले के समय पे हम लोग को कोई ईवीएम जब नहीं देखने को मिलते थे, तब पेटियां हुआ करती थी, लोग अपनी जो है वो यानी कि मतलब जिसको भी उनको वोट डालना होता था वो वोट पर यानी कि वो जो पर्ची पर जो है वो मार्क करके इसमें डब्बे में डाल देते थे। तो कुछ लोग क्या होते थे, गुंडे वुंडे लोग अंदर पोलिंग बूथ में घुसकर सिक्योरिटी गार्ड को मारकर सभी जो है वो डब्बों में इंक डाल देते थे, खराब कर देते थे। बट ये इसके अंदर हम लोग को बॉक्स ऐसा देखने को मिल रहा है कि वो बिल्कुल पैक्ड है, राइट, तो उसको डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकता कोई, क्योंकि पूरा कंप्लीटली सील्ड हम लोग को देखने को मिल रहा है। अब देखो, उठा के तोड़ दिया या अपने साथ ले गए तो वो एक बात अलग है, बट सिक्योरिटी अच्छी रहती है, ऐसी बात नहीं है, राइट। तो ये वाली बात है। और ईवीएम जो है ये वीवीपीएटी सिस्टम के साथ जब लगा रहेगा तो इंश्योर करेगा ये वोटिंग सिस्टम की एक्यूरेसी के ऊपर, और पूरी ट्रांसपेरेंसी हमें देखने को मिलेगी, जिससे कि वोटर्स का जो कॉन्फिडेंस है वो हम लोग रिस्टोर कर सकें। क्योंकि आज की डेट में वोटर्स का कॉन्फिडेंस जो है वो थोड़ा सा डगमगा गया है, क्योंकि इतनी ज्यादा न्यूज चल गई है ना कि ईवीएम मशीन में छेड़खानी हो जाती है, वोट कहीं डालो चला कहीं जाता है, तो इससे क्या हो रहा है कि वोटर्स के बीच में कॉन्फिडेंस जो है वो लूज हो रहा है। तो देखो आप, हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की कितनी मतलब बेहतरीन चीज है ये, कि हमारी कंट्री के अंदर वोटर्स जो हैं उनका कॉन्फिडेंस या उनका विश्वास जो है वो वोटिंग सिस्टम से नहीं हिलना चाहिए, इसलिए वो देखो तौर तरीके लेकर आ रहे हैं। तो ये मेंस के लिए ये वाली लाइन उपयोग करना जरूर, राइट। इसके अलावा ईवीएम्स एंड वीवीपीएटीज ऑल्सो स्पीड अप द इलेक्शन प्रोसेस एज काउंटिंग वोट्स ऑन ईवीएम्स टेक्स मच लेसर टाइम देन काउंटिंग पेपर बैलेट्स। तो पेपर बैलेट्स को काउंट करने से काफी कम समय जो है वो ईवीएम लेता है, राइट, तो इसका रिजल्ट जो है वो जल्दी घोषित हो जाता है। तो पूरा जो प्रोसेस है इलेक्शन का वो स्पीड अप हो जाएगा इसके कारण, राइट। तो ये वाली चीज यहाँ पर बताई गई है। चलो एनीवेज, इसके बारे में आप लोग को जानकारी होनी चाहिए वीवीपीएटी के बारे में। अब आगे की बात करते हैं, तो ये बहुत एक बेहतरीन न्यूज हम लोग को देखने को मिल रही है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक अपने फैसले में कहा है कि जितने भी जजेस हैं वो किसी भी प्रकार से जेंडर स्टीरियोटिपिकल कमेंट्स जो है वो नहीं कर सकते, लैंगिक रूढ़िवादी टिप्पणी जो है वो नहीं कर सकते। जैसे कि कई बार जो है वो जजेस वगैरह इस प्रकार के कमेंट कर देते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अभी आपको पता लगेगा कि अदालतों के लिए किसी यौन अपराधी और पीड़ित के बीच समझौता करने अथवा विवाह करने हेतु प्रयासों पर रोक लगा दी है। मतलब कई बार हम लोग को ऐसा देखने को मिलता है कि कोई जैसे एक विक्टिम है, रेप की विक्टिम है, राइट, और रेप का जो आरोपी है, राइट, क्रिमिनल जो है जिसने रेप किया है, तो कई बार जज जो है वो क्या बोलते हैं उनको कि शादी करने को, कि चलो तुम शादी कर लो, राइट, तुमने इसके साथ रेप किया है तो तुम शादी कर लो। तो इस प्रकार की चीज बिल्कुल सही नहीं है, ऐसा समझौता बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जो रेपिस्ट है उसको सजा मिलनी चाहिए, इस प्रकार के समझौते जो है वो नहीं होने चाहिए। बट कई बार हम लोग को इस प्रकार की चीज देखने को मिलती है। कई बार जजेस जो है वो ऐसे कमेंट कर देते हैं कि जैसे कि कई बार मतलब बात करते करते कोर्ट की प्रोसीडिंग के दौरान ये बोल देते हैं कि तुम तो चूड़ियां पहन लो, राइट, कि मतलब कि सामने वाले को एक जेंडर डिफरेंस कर रहा है कि तुमने ऐसा काम किया, तुम तो चूड़ियां पहन के चूड़ियां पहन लो, घर में बैठो। तो ऐसे कई बार ऐसे कमेंट्स आए हुए हैं, राइट, कि जिससे कि जेंडर एक प्रकार का हमें देखने को मिलता है, स्टीरियोटिपिकल कमेंट्स इस प्रकार के हमें लोग को देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो उच्चतम न्यायालय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है, ये मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट द्वारा जारी एक आदेश के खिलाफ एक अपील पर आधारित था। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने छेड़छाड़ के आरोपी व्यक्ति को पीड़ित महिला से राखी बंधवाने का निर्देश दिया। अब देखो आप,
एक एक आदमी ने, घटिया आदमी ने किसी महिला के साथ छेड़खानी करी, कोर्ट बोल रही है उस मतलब आदमी को कि चलो महिला से राखी बांधो। अरे बजरंग दल वाले हो क्या? कोर्ट वाले हो? कोर्ट है या जुडिशरी है या बजरंग दल है? राइट, वो समझ में नहीं आ रहा। तो ऐसी हरकतें हो रही है, तो इसलिए ये बहुत बेहतरीन फैसला जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने लिया कि ये जो है वो ऑर्डर दिया है कि इस प्रकार से जो जजेस हैं वो इस प्रकार के समझौते नहीं करेंगे, वो मतलब लीगली चीजों को देखेंगे, कंसिडर करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए ना, नहीं तो फिर दो लोगों ने एक दूसरे को मार दिया तो चलो भैया हैंडशेक करो घर जाओ, तो इस तरीके का समझौता होता है क्या? तो यही सब करना था तो कोर्ट पे क्यों लाया पूरे मामले को, या कोर्ट में मामला क्यों आया है? कोर्ट में मामला तो सामने वाले को जस्टिस प्रोवाइड कराने के लिए आया है ना। अगर किसी लड़की के साथ किसी ने छेड़खानी करी है, लड़की ने कंप्लेन करी है, तो वो तो यही चाह रही है ना कि सामने वाले को सजा मिलनी चाहिए। अब वहां पे जज बोल रहे हैं कि चलो राखी बंधवा लो, ये कौन सा तरीका हुआ भाई? चलो एनीवेज, बढ़िया चीज लगी मुझे ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की। इसकी क्या आवश्यकता है? तो उच्चतम न्यायालय का यह फैसला भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनके द्वारा 1 मार्च को वर्चुअल सुनवाई के दौरान की गई एक टिप्पणी पर चारों तरफ से होने वाली आलोचनाओं के पश्चात आया है। मुख्य न्यायाधीश ने बलात्कार के आरोपी के वकील से यह पूछा था कि क्या उसका मुवक्किल पीड़ित महिला से विवाह करेगा। अब देखो इस प्रकार की चीज भी आती है, राइट। तो महिला मतलब यानी कि विक्टिम को कहा, यानी कि जो आरोपी है उससे कहा जा रहा है कि भैया विक्टिम से शादी करोगे क्या? आप क्या आरोपी से पूछो कि विक्टिम से शादी करोगे क्या? तो अभी इस केस को भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, आपको शायद याद आ रहा हो। वो एक सरकारी जो है वो ऑफिसर था, तो वो उसने उसके खिलाफ जो है ये हम लोग को केस देखने को मिला था कि उसने पहले वादा किया था शादी करने का एक पर्टिकुलर लड़की से, फिर उसने अपने वादे को तोड़ दिया था, राइट। तो फिर पूरा केस जो है वो हम लोग को देखने को मिला था, तो इस पर भी हमने बात करी थी, आपको शायद याद आ रहा हो, रेगुलर स्टूडेंट्स को याद आ जाएगा, राइट। और इन उपायों की क्या आवश्यकता? तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा की जाने वाली इस प्रकार की लैंगिक रूढ़िवादी टिप्पणियां, यानी कि हम लोग को जो ये जेंडर स्टीरियोटिपिकल कमेंट्स जो देखने को मिल रहे हैं, यौन अपराधियों की गंभीरता को कम करती है तथा पीड़ित को महत्वहीन बनाती है, राइट। यानी कि जो पीड़ित जो है उसका कोई महत्व ही नहीं है, यानी कि वो कोर्ट में आ रहे हैं तो वो इस पर्पस के लिए आ रहे हैं, जैसे मैंने भी आपको बताया कि कोर्ट में तो वही आते हैं कि उनको जस्टिस मिले, बट उसकी वजह उनको वो दी जा रही है, मतलब बताया जा रहा है, एडवाइस दी जा रही है कि चलो ऐसा कर लो वैसा कर लो। यार सामने वाला व्यक्ति कोर्ट में तो इसलिए आया ना कि भाई जिसके खिलाफ उसने केस जो है वो फाइल किया है उसको सजा मिलनी चाहिए, उसकी वजह कोर्ट बोलती है कि भाई राखी बंधवा लो, शादी कर लो, तो इस प्रकार की उपचार देती है। तो ऐसा नहीं करना है, तो ऐसा बढ़िया चीज है जो मुझे अच्छी लगी है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन। यहां तक कि अदालत में इस तरह के आदेश या अभिव्यक्ति का अकेला उदाहरण देश की पूरी न्यायिक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, यानी कि पूरे के पूरे जुडिशियल सिस्टम जो है उसको उसके ऊपर इंपैक्ट क्रिएट करता है इस प्रकार का ऑर्डर या फिर कमेंट वगैरह, राइट, जुडिशरी की तरफ से। क्योंकि देखो ये बात बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि पुलिस की हमें देखने को मिलती है आज की डेट में। आम जनता जो है वो पुलिस का नाम सुनते ही आम जनता के दिमाग में ख्याल आता है कि पुलिस वाले तो करप्ट होते ही हैं, मतलब कि एक करप्टेड पुलिस ऑफिशियल ने, एक तो नहीं अब तो बहुत सारे ऐसे केसेस आ चुके हैं पुलिस ऑफिशियल के अगेंस्ट कि पुलिस वाले जो है वो करप्ट होते हैं। ये सोच जो है वो पब्लिक के माइंड में क्रिएट हो चुकी है क्योंकि काफी सारे केसेस इस प्रकार के पब्लिक के सामने आ चुके हैं। तो पब्लिक का विश्वास जो है वो पुलिस से आज की डेट में लिटरली उठ चुका है। हम लोग को विश्वास करना चाहिए कि पुलिस जो है वो हमारे प्रोटेक्शन के लिए, बट आम जनता जो है वो विश्वास नहीं करती। आम जनता के दिमाग में ये चीज बैठ चुकी है कि यार पुलिस वाले तो करप्ट ही हैं, और बिल्कुल ये बात सही भी है क्योंकि काफी सारे ऐसे केसेस जो है वो हर दिन हमें देखने को मिलते हैं, राइट। तो ये वाली चीज हो गई। तो वैसे ही चीज जो है वो वैसा ही माइंडसेट ये जुडिशरी के लिए पब्लिक के बीच में कभी नहीं आना चाहिए। तो इसके लिए ये बढ़िया सा ऑर्डर जो है वो ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा पास किया गया कि जुडिशरी को या फिर जजेस को इस प्रकार के कमेंट्स या इस प्रकार के ऑर्डर्स पास नहीं कर रहे जो कि सेक्स स्टीरियोटाइप्स हम लोग को देखने को मिलते हो। तो ऐसे ही कुछ जजमेंट्स की हम लोग बात करेंगे जिसमें फटकार लगाई है इस प्रकार के सेक्स स्टीरियोटाइपिंग के ऊपर, राइट, जुडिशरी ने। जैसा कि जब विशाखा गाइडलाइंस फ्रेम की जा रही थी, विशाखा गाइडलाइंस किससे एसोसिएटेड थी? तो सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन इन वर्किंग प्लेसेस से एसोसिएटेड थी कि वर्किंग प्लेसेस में वुमेन के सेक्सुअल हरासमेंट से रिलेटेड विशाखा गाइडलाइंस थी। तो देखो ये वाला क्वेश्चन आ सकता है कि विशाखा गाइडलाइंस किससे एसोसिएटेड है, तो याद रखना ये वाली चीज कि वर्किंग प्लेसेस में महिलाओं के सेक्सुअल हरासमेंट से रिलेटेड विशाखा गाइडलाइंस हम लोग को देखने को मिलती है। तो इसे जब फ्रेम किया जा रहा था तब उस समय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सेक्स स्टीरियोटाइपिंग के ऊपर फटकार लगाई थी, राइट। इसके अलावा जस्टिस डी वाई चंद्रचूड की हिस्टोरिकल जजमेंट जब हमें देखने को मिला था, जहां पर इन्होंने
जो आर्म्ड फोर्स ऑफिसर्स की जो महिला हैं उनको इक्वल एक्सेस प्रोवाइड किया था परमानेंट कमीशन के लिए, राइट। तो इस टॉपिक को भी हमने कवर किया था पहले, राइट। तो उस समय क्या था, उस समय केंद्र ने ये चीज कही थी कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में शारीरिक रूप से कमजोर होती हैं। तो इस चीज की आलोचना जो है वो जुडिशरी ने करी थी इस केस में, राइट। सेंटर के इस स्टेटमेंट की आलोचना करी थी, राइट, कि ऐसा कुछ नहीं है कि महिला जो है वो कमजोर बिल्कुल नहीं है। तो इस प्रकार की चीज हमें देखने को मिली थी और ऐसे आर्टिकल्स भी हम लोगों ने काफी ज्यादा कवर भी किए थे उस समय, जिस समय मैंने आपको ये टॉपिक पढ़ाया था। इसके अलावा अनुज गर्ग केस भी था एक, जिसमें भी हमें देखने को मिला था कि एक स्टेटमेंट जो है वो दिया गया था कि महिला को किसी पद प्रतिष्ठा पर नहीं, यानी कि प्रतिष्ठित पद पर नहीं, बल्कि एक पिंजरे में रखा जाता है। तो ऐसा स्टेटमेंट हम लोग को देखने को मिला था। बेसिकली रोमानी प्रति व्यवहार की धारणा को फटकार लगाई थी, जिसमें व्यवहारिक रूप से महिलाओं को किसी पद प्रतिष्ठा पर नहीं बल्कि एक पिंजरे में रखा जाता है। तो ऐसा स्टेटमेंट हम लोग को देखने को मिला था। तब उस समय ऑनरेबल कोर्ट ने फटकार लगाई थी इन सब चीजों के ऊपर। तो ये वाली चीज है जिसके बारे में बस आपको एक आइडिया होना चाहिए, अच्छी जानकारी होनी चाहिए। और ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक इससे रिलेटेड। अब पेपर 3 के टॉपिक्स को कवर करेंगे। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर बैक्टीरिया पाया गया जिसका नाम जो है वो इंडियन साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। 4 स्पीसीज है बैक्टीरिया की जो कि अभी डिस्कवर हुई है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है गाइस, स्पेस में आप ये कह सकते हो कि जैसे हम लोग छुट्टियां मनाने के लिए जैसे कई बार आइलैंड जाते हैं, काफी सारे लोग छुट्टी मनाने के लिए कहीं पर आइलैंड गए, समुद्र के बीच में एक आइलैंड है वहां पर गए, वैसे ही ये मान के चलो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है वो एस्ट्रोनॉट्स का आइलैंड है, राइट। जब भी एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में कोई रिसर्च करनी होती है और अगर वो थक जाते हैं या फिर फर्दर रिसर्च करने के लिए उनको और थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, तो वो आईएसएस में आकर, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर में आकर जो है वो समय व्यतीत करते हैं या फिर स्टडी कर रहे होते हैं। कभी टाइम मिले आपको तो यूट्यूब पर एक वीडियो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का ओरिजिनल वीडियो, उसको जरूर देखना आप, राइट। तो वो डॉक्यूमेंट्री है यूट्यूब में, वो ओरिजिनल है बिल्कुल। उसमें बताया जाता है कि कैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर एस्ट्रोनॉट जो है वो काम करते हैं। बहुत मजा आएगा देखकर, टाइम मिले तो कभी देखना। पहले भी मैं बता चुका हूँ और रेगुलर स्टूडेंट ने तो देखा होगा जो पहले से मुझे फॉलो कर रहे हैं, जब मैंने पहले बताया था। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर 4 स्पीसीज बैक्टीरिया की अभी डिस्कवर हुई हैं। इन स्पीसीज का नाम रखा गया है इंडियन बायोडाइवर्सिटी साइंटिस्ट शायद अजमल खान के नाम पर, राइट। और इसका नाम जो रखा है अजमाली नाम रखा है, मिथिलोबैक्टीरियम अजमाली, राइट। तो ये नाम जो है वो इसका रखा गया है, राइट, मिथिलोबैक्टीरियम अजमाली। तो ये चीज थोड़ी सी ध्यान में रखना। तो ये क्वेश्चन ये ऐसा बनेगा कि मिथिलोबैक्टीरियम अजमाली जो है वो कहां पर ये बैक्टीरिया पाया गया रिसेंटली, तो आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पाया गया। तो ये चीज आप ध्यान में रखना। ये बैक्टीरिया के 4 स्ट्रेन हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, राइट। और बाकी एक स्ट्रेन जो है इसका आइडेंटिफाई किया गया है मिथिलोरुब्रम रोडेशियानम बैक्टीरिया के नाम पर इसको आइडेंटिफाई किया गया है। और तीन जो उसके स्ट्रेन्स हैं ये पहले डिस्कवर नहीं किए गए थे, यानी कि एक की डिस्कवरी हो चुकी थी बट 3 की डिस्कवरी नहीं हुई थी, 3 की नई डिस्कवरी हुई और 4 ये पाए गए हैं। और ये बैक्टीरिया जो है वो प्लांट की ग्रोथ में मदद करते हैं, राइट। तो ये वाली चीज है, ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर ये हम लोग को इसकी खोज देखने को मिली है। गाइस बात करेंगे रेमिशन ऑन ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स स्कीम के बारे में। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं। तो बताया जा रहा है कि ये जो स्कीम है, हालांकि आपको इस स्कीम के नाम से ही पूरी चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि ये स्कीम क्या बोल रही है कि जो ड्यूटीज और टैक्सेस लगते हैं एक्सपोर्ट प्रोडक्ट पर, तो उस पर छूट देने की बात करती है स्कीम। और ये छूट किनको मिलती है, तो एक्सपोर्टर्स को, कि जो भी प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करते हैं हमारी कंट्री से, तो उनको टैक्सेस में छूट देती है ये, यानी कि उन्होंने जो टैक्सेस भरे होते हैं तो वो टैक्सेस उनको रिफंड हो जाते हैं इस स्कीम के थ्रू। और हालांकि आपको बता दें ये स्कीम अभी तक लागू नहीं हुई है, बट इस स्कीम के लागू होने से पहले ही बड़ी दिक्कतें जो है वो आ रही हैं, राइट। योजना के शुरू होने में आ रही शुरुआती दिक्कतों की वजह से अभी और समय लग सकता है इस स्कीम को इंप्लीमेंट होने में, राइट। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि सरकार ने अभी तक जो बेनिफिट रेट्स क्या मिलेंगे एक्सपोर्टर्स को इस स्कीम के तहत, वो अभी तक फिक्स नहीं किया है। और एक्सपोर्टर्स को डर ये है कि जो रेट सरकार फिक्स करेगी वो रेट कम होंगे, जो कि टेक्निकल कमिटी ने जो रेट्स रिकमेंड किए थे उससे कम हम लोग को देखने को मिलेंगे, राइट। इनएडिक्वेट रेमिशन टैक्सेस हम लोग को देखने को मिल रहा है, यानी कि जो भी टैक्सेस
में जो उनको रिफंड मिलेगा एक्सपोर्टर्स को, वो एडिक्वेट नहीं है, इनएडिक्वेट है, यानी कि सही नहीं है, अपर्याप्त बताया जा रहा है, छूट देने की बात की जा रही है। और इसके कारण इंडिया की इंडस्ट्री जो ऑलरेडी पूरे दुनिया भर में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आज की डेट में फेस कर रही है, क्योंकि इशू कोरोना वायरस के बाद बहुत बुरा हुआ है, मार्केट का हाल बहुत बुरा है। जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन यूनियन जैसी हम लोग को मार्केट्स देखने को मिल रही है, तो उससे डिमांड्स वगैरह भी काफी कम आ रही है, राइट। तो इसलिए इंडिया का जो एक्सपोर्ट सेक्टर है वो ऑलरेडी जो है वो अभी प्रॉब्लम फेस कर रहा है। और उस समय पर जब इस प्रकार की छूट की जो बात हुई थी तो उससे थोड़ी खुशी जो है वो एक्सपोर्टर्स को मिली थी, बट अभी डर यही है, फियर यही है कि जो रेट्स हैं, जो उनको कहा गया था कि जो रेट्स उनको रिफंड किए जाएंगे, तो वो जो है वो फिक्स नहीं किए हैं अभी तक। तो इसको लेकर ये इशू हम लोग को देखने को मिल रहा है। बाकी आपको इस स्कीम के बारे में बता दें तो 2020 में ये स्कीम अनाउंस की गई थी, MEIS मर्चेंट एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। MEIS को रिप्लेस करके ये स्कीम लाया गया था, राइट, क्योंकि बताया गया था कि MEIS जो है वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स को कंप्लाई नहीं करती है, इसलिए ये वाली स्कीम जो है वो लाई गई थी, RODTEP को, राइट। और ये जो स्कीम है ये मेन फोकस करती है कि एक्सपोर्टर को रिफंड मिलेगा, राइट, जो भी वो सेंट्रल, स्टेट और लोकल ड्यूटीज जो उनके ऊपर लगी हुई होती हैं, तो उसका उन्हें रिफंड जो है वो मिल जाएगा, राइट। और इससे इंडिया का जो एक्सपोर्ट सेक्टर है जो डिसएडवांटेज में था, स्पेशली एक्सपोर्टर्स को जो बहुत ज्यादा जो है वो टैक्सेस वगैरह पे करने होते थे, जिसके कारण से, क्योंकि एक्सपोर्टर अगर टैक्सेस वगैरह ज्यादा पे करेंगे तो अल्टीमेटली प्रोडक्ट जो होगा वो महंगा करके ही रखेंगे, क्योंकि उनको भी तो अपने उसको प्रॉफिट को जो है वो प्रॉफिट मार्जिन को जो है वो मेंटेन करते हुए चलना है। तो इससे क्या होता है कि इंटरनेशनल मार्केट पे इंडियन प्रोडक्ट्स ऑलरेडी महंगा रहता है, फिर तो आगे जाके और ड्यूटीज वगैरह इस पर लगती हैं तो वो और महंगा हो जाता है, तो उसके कारण से वो इंटरनेशनल मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाता। तो और इसके अलावा भी बहुत इश्यूज हम लोग को देखने को मिलते थे। कई बार एक्सपोर्टर्स जो है वो एक्सपोर्ट करने के लिए उतने जो है वो नहीं होते थे, राइट, यानी कि उनको प्रमोशन नहीं मिलता था एक प्रकार से, राइट, और उतने मोटिवेटेड नहीं रहते थे एक्सपोर्ट करने के लिए। बट ये वाली जो स्कीम लाई गई थी ये उनको स्पेशली प्रमोट करने के लिए लाई गई थी कि वो ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करें। बट अभी भी इस स्कीम की शुरुआत में ही थोड़ी सी दिक्कतें आ रही हैं, कंफ्यूजन हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो अब देखते हैं आगे चल के क्या होता है। बट हालांकि इस स्कीम के काफी महत्व हम लोग को देखने को मिलते हैं, जैसे कि इंडिया का एक्सपोर्ट का जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो है, यानी कि हमारे जो प्रोडक्ट जो हैं जो एक्सपोर्ट होते हैं, तो उसके लिए हम लोग एफोर्डेबल टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन भी लेकर आए थे इस स्कीम के थ्रू, राइट। हमने फोकस किया था कि हमारी कंट्री के अंदर ही टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन होगा प्रोडक्ट्स का। जैसे कि पहले जो था वो एक्सपोर्टर्स को जो है वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर रिलाय करना होता था अपने मतलब प्रोडक्ट की टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन के लिए। बट इंडिया के अंदर ही अब हमारी कंट्री के अंदर ही टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन होगा प्रोडक्ट्स का। इससे एक्सपोर्टर को ही फायदा हम लोग को देखने को मिलेगा, यानी कि इंटरनेशनल मार्केट में या फिर किसी कंट्री में हमारा जो प्रोडक्ट एंटर होगा तो वो सर्टिफाइड प्रोडक्ट होगा, तो उसको एंटर होने पर कोई भी चैलेंजेस फेस नहीं करना होगा, आसानी से इंटरनेशनल मार्केट में हमारा प्रोडक्ट जो है वो एंटर कर जाएगा, राइट, क्योंकि इंडिया के अंदर ही उसकी टेस्टिंग हो जाएगी और वो भी अफोर्डेबल रेट में। इससे अल्टीमेटली फायदा जो है वो एक्सपोर्टर्स का ही होना है, राइट। इसके अलावा टैक्स असेसमेंट जो है वो पूरा ऑटोमेटिक कर दिया गया है एक्सपोर्टर्स के लिए। जो भी बिजनेसेस जो हैं उनको अपना रिफंड जो है जीएसटी का ऑटोमेटिक रिफंड रूट के थ्रू जो है वो मिल सकता है इस चीज के थ्रू। तो ये सब चीजें आसान कर दी गई एक्सपोर्टर्स के लिए, जैसे कि एक्सपोर्टर जो है वो मोटिवेटेड रहे। तो ये स्कीम थी जिसके थ्रू एक्सपोर्ट को हमें प्रमोट करना था, और एक्सपोर्ट जब प्रमोट रहेंगे, हमारी कंट्री से सामान जब बाहर जाएगा तो हमारी कंट्री की जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था जो है, उसमें भी हम लोग को इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, इंक्रीज हम लोग को देखने को मिलेगा, राइट। और साथ ही साथ वर्किंग कैपिटल जो है इंटरप्राइजेस के लिए वो भी जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे। तो ये सब चीजें हैं जिसके बारे में आप लोग को एक जनरल जानकारी होनी चाहिए। गाइस, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्रिएट किया है, यानी कि इन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया है कि ये क्रिएट कर रहे हैं एक स्टैंडिंग एक्सटर्नल कमिटी को, जो कि श्यामला गोपीनाथ जी की चेयरमैनशिप के अंडर हमें देखने को मिल रही है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि एस गोपीनाथ कमेटी जो है वो किससे रिलेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो कमेटी है ये किस चीज, ये आरबीआई की एक कमेटी है, आरबीआई के अंडर इस कमेटी को बनाया गया है। ये कमेटी जो है यूनिवर्सल बैंक्स और स्मॉल फाइनेंस बैंक की एप्लीकेशंस को इवैल्यूएट करने के लिए हमें देखने को मिल रही है, उसका मूल्यांकन करने के लिए हमें देखने को मिल रही है। सेंट्रल बैंक ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पहले ऐलान किया था कि वो बैंकिंग परमिट जो है वो देगी, राइट, मतलब कैंडिडेट्स को, राइट, और कंटिन्यूअसली बैंकिंग परमिट्स देगी। और ये प्रोसेस जिसको हम लोग ऑन टैप लाइसेंसिंग कहते हैं, ऑन टैप लाइसेंसिंग का मतलब आरबीआई जो है वो बैंकिंग सर्विसेज जो है वो या फिर बैंकिंग लाइसेंस जो है वो ग्रांट करती है, और ये जो विंडो है ये हमेशा आरबीआई में ओपन रहता है कि कोई भी कैंडिडेट जो है वो बैंकिंग सर्विसेज के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि बैंकिंग के लिए लाइसेंस जो है वो
लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यही सब लाइसेंस जो है, एप्लीकेशन जो है लाइसेंस की, इसका मूल्यांकन, इसका एवेल्युएशन करने के लिए ये कमेटी हम लोग को देखने को मिल रही है, गोपीनाथ कमेटी। ठीक है, तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ये चीज आपसे पूछी जा सकती है। और बाकी यूनिवर्सल बैंकिंग क्या होती है, तो आसान भाषा में यूनिवर्सल बैंकिंग का मतलब कि जो भी बैंक्स वो हर प्रकार की फाइनेंशियल सर्विसेज ऑफर करता है, यानी कि जैसे कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, कमर्शियल बैंकिंग, डेवलपमेंट बैंकिंग, इंश्योरेंस या दूसरी फाइनेंशियल सर्विसेज जिसमें मर्चेंट बैंकिंग, म्यूचुअल फंड्स आ जाता है, फैक्टरिंग आ जाती है, हाउस फाइनेंसिंग आ जाती है, इंश्योरेंस आ जाती है और भी तमाम सर्विसेज बैंक की, तो उनको यूनिवर्सल बैंकिंग कहते हैं। तो जो भी बैंक इस प्रकार की सर्विसेज ऑफर करते हैं, इन सब सर्विसेज को ऑफर करने के लिए उनको लाइसेंस की आवश्यकता होती है। तो जो भी बैंक्स लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे इस प्रकार से, तो उनकी जो एप्लीकेशन आएगी उसका मूल्यांकन करने के लिए, उसको इवैल्यूएट करने के लिए ये कमेटी हम लोग को देखने को मिल रही है, गोपीनाथ कमेटी। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक लाइसेंसिंग गाइडलाइंस भी जारी करी है, यानी कि बैंक को अगर लाइसेंस चाहिए तो उसको क्या गाइडलाइन जो है वो फॉलो करनी होगी। हालांकि मैं आपको बता दूं कि ये बैंकिंग एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, सिविल सर्विसेज के लिए आपको ये कमेटी के बारे में पता होना चाहिए और इन जनरल बस आइडिया होना चाहिए। बाकी इतना कोई गाइडलाइन वगैरह आप लोग को ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है, आप चाहो तो इसको रीड कर सकते हो, बट फिलहाल ये इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोगों के लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बट चाहो तो एक बार बस इन जनरल रीड कर लो। गाइस, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात हो रही है। तो बताया जा रहा है कि यमन के अंदर एक हम लोग को हाउतीज मिलिटेंट ग्रुप देखने को मिलता है, और यमन की सरकार, यमन गवर्नमेंट और हाउतीज के बीच में बहुत दुश्मनी है, दंगे होते हैं, वॉर्स होते हैं, इनोसेंट लोगों की मौतें होती हैं, राइट। तो लगातार जो है वो एयर स्ट्राइक्स इन दोनों के बीच में चलती रहती हैं, बहुत इश्यूज हम लोग को देखने को मिलता है, यमन के अंदर बहुत डिस्टर्बेंस है। तो बताया जा रहा है कि रियाद यानी कि सऊदी अरेबिया जो है वो एक प्लान लेकर आई है, जिसके थ्रू यमन के अंदर जो ये इश्यूज है हाउतीज के साथ, वो उसको खत्म करने पर ये प्लान जो है वो सामने रखा गया है। तो इस पर हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे डिटेल में, बहुत ध्यान से इस टॉपिक को सुनना। तो सऊदी अरेबिया ने एक नया पीस इनिशिएटिव सामने लेकर आई है, जिसके तहत यमन के अंदर जो वॉर हमें देखने को मिलता है वो समाप्त हो सकेगा। इस इनिशिएटिव में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड हैं, तो बताया जा रहा है कि पूरे यमन के अंदर हम लोग को युद्ध विराम देखने को मिलेगा, सीज फायर देखने को मिलेगा, यूनाइटेड नेशन के सुपरविजन के तहत ये चीज होगी, और एयर और सी लिंक्स जो है वो दोबारा से रीओपन किए जाएंगे। रीओपन किया जाएगा सना का एयरपोर्ट, राइट, और अलाउ किया जाएगा फ्यूल और फूड इंपोर्ट्स को होदिया पोर्ट के थ्रू, राइट, जो कि दोनों ही रियाद के एनिमीज हाउतीज के द्वारा जो है वो कंट्रोल किया जाता है। तो हाउतीज जो है, कहा जा रहा है कि हाउतीज जो है वो इन सब एरियाज पर अपना कब्जा छोड़ें और अलाउ करें कि ट्रांसपोर्टेशन जो है वो नॉर्मलाइज हो, राइट। और पॉलिटिकल नेगोशिएशन सऊदी बैक्ड गवर्नमेंट यानी कि यमन गवर्नमेंट और हाउतीज के बीच में जो है वो पॉलिटिकल नेगोशिएशन शुरू हो जाए, जिससे कि दोनों एक दूसरे के साथ झगड़ा नहीं करें, शांति मेंटेन रहे यमन के अंदर। तो इसको लेकर ये हमें एक पीस प्लान या पीस इनिशिएटिव देखने को मिल रहा है। बट हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि यमन के अंदर जो ये पूरा युद्ध हम लोग को देखने को मिल रहा है, इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है। तो इसकी शुरुआत होती है अरब स्प्रिंग से, इसकी जड़ें जो है इस कॉन्फ्लिक्ट की अरब स्प्रिंग से शुरू होती है 2011 के, जब हमें देखने को मिला था कि बहुत समय से एक प्रेसिडेंट थे, अथॉरिटेरियन प्रेसिडेंट यमन के, बहुत समय से रूल कर रहे थे, जिनका नाम था अली अब्दुल्ला सालेह। अब देखो वो सालेह है, ठीक है, सालेह नहीं है, नहीं तो बोलोगे कि अरे सर सालेह क्यों बोल रहे हो, अली अब्दुल्ला सालेह, ठीक है। तो ये प्रेसिडेंट थे यमन के, और इनको जो है वो अपनी पावर देनी पड़ी अपने डेप्यूटी को, अब्दरबू मंसूर हादी को। तो इनको अपनी पावर जो है वो देनी पड़ी हादी को। ये पॉलिटिकल ट्रांजिशन जो था वो इस प्रकार से था कि यमन के अंदर स्टेबिलिटी लाई जाएगी, राइट, और जो कि वन ऑफ द मिडिल ईस्ट पुअरेस्ट नेशन हम लोग को देखने को मिलता है, काफी गरीब देश है ये, राइट, मिडिल ईस्ट का काफी गरीब देशों की गिनती में ही आता है यमन। तो सोचा गया था कि यमन का उद्धार होगा, बट जो हादी जो थे, जिनके पास पावर गई थी, तो ये भी काफी सारी प्रॉब्लम्स फेस करने लगे, जिसमें मिलिटेंट अटैक्स एक प्रॉब्लम थी, करप्शन एक प्रॉब्लम थी, फूड इनसिक्योरिटी थी, राइट, और काफी सारे मिलिट्री ऑफिसर्स जो थे वो उनकी लॉयल्टी सालेह पर थी, मतलब कि जो पुराने जो प्रेसिडेंट थे वो उनके ऊपर वो लॉयल थे, यानी कि उनको जो है वो अपना प्रभु मानते थे और इनको कुछ नहीं मानते थे, हादी के ऑर्डर्स पर काम नहीं कर रहे थे। तो ये सब एक इशू हम लोग को यमन के अंदर देखने को मिला। तो हुआ ये कि पहली लड़ाई जो है वो हाउतीज के साथ 2014 में हुई, क्योंकि हाउती जो है, हाउती शिया मुस्लिम बेसिकली हम लोग को देखने को मिलता है, हाउती शिया मुस्लिम रिबेल मूवमेंट है ये, हम लोग को देखने को मिलता है। तो ये इसको समझ में आ गया कि यार अभी जो नया जो मतलब जो प्रेसिडेंट है, अथॉरिटी जिसके कंट्रोल में है, यानी कि हादी जो है जो सत्ता संभाल रहा है,
उसके पास काफी सारी प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहा है, यानी कि काफी कमजोरियां हैं उसके पास। तो इनको जो है वो उसकी नए प्रेसिडेंट की वीकनेस पता लग गई, कमजोरी पता लग गई। फिर इन्होंने क्या किया, हाउती ने नदन सादा प्रोविंस को सीज कर लिया, अपने कंट्रोल में ले लिया, राइट, और उसके आसपास के एरियाज को। तो ये मान के चलो कि हाउती ने जो हम लोग को देखने को मिलता है कि साना जो इसकी कैपिटल हम लोग को देखने को मिलती है यमन की, तो इसके नदन क्षेत्र को जो है वो अपने कंट्रोल में ले लिया। और फिर क्या हुआ कि यमन को अपनी कैपिटल जो है वो शिफ्ट करना पड़ा, यमन को जो है वो साउथ में जाना पड़ा अपनी कैपिटल को लेकर, राइट। तो हाउती एक ग्रुप हम लोग को जायदी शिया मुस्लिम का देखने को मिलता है, जिसने नियरली 1000 ईयर्स तक यहां पर राज किया था। और अब सऊदी अरेबिया जो है वो यमन के ऊपर क्यों इंटरेस्ट ले रही है, तो देखो इस क्षेत्र में सऊदी अरेबिया का थोड़ा सा दबदबा है, बिग ब्रदर के तौर पर सऊदी अरेबिया हम लोग को देखने को मिलती है। तब जब हमने देखा कि शिया हाउती रिबल्स ने जब साना की कैपिटल को, यानी कि साना कैपिटल सिटी को कैप्चर किया, जो कि इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट हम लोग को देखने को मिलती है यमन की प्रेसिडेंट हादी के तहत, राइट। तो वो उसको उसके ऊपर जब कब्जा किया, तब जाकर हमें देखने को मिला कि जब इन्होंने अपनी कैपिटल को साउथ की तरफ शिफ्ट किया, तो सऊदी अरेबिया ने ये सब चीजें देखी कि अरे यार, एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड एक कंट्री की कैपिटल सिटी के ऊपर कब्जा हो गया, तो यहां पर अब थोड़ा सा शांति जो है वो मेंटेन करनी पड़ेगी। तो सऊदी ने जो है वो यहां पर फिर इंटरेस्ट लिया, राइट। और यमन के अंदर आज की डेट में हम लोग को कैसी सिचुएशन देखने को मिलती है, तो बहुत स्थिति खराब है। इवन अगर हम लोग बात करें, सऊदी ने जब इंटरवीन किया था, हस्तक्षेप किया था 2015 में, तब बताया गया था WHO के द्वारा कि एटलीस्ट 10,000 लोगों की मौत हो गई थी यमन के अंदर, 10,000 इवन मासूम लोगों की मौत हो गई थी। और इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत डैमेज हुआ था, बहुत तोड़फोड़ हुई थी, कंटिन्यूअस हम लोग को एयर स्ट्राइक देखने को मिलती थी, खाने की बहुत समस्या है, मेडिसिन वहां पर पर्याप्त नहीं है, अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हाउतीज ने जो है वो पूरे एरियाज के ऊपर ब्लॉक कर दिया है। यमन के अंदर आने के लिए जो पोर्ट्स वगैरह जो है उसके ऊपर कब्जा कर लिया, एयरपोर्ट्स के ऊपर कब्जा कर लिया, बंद कर दिया, जिससे कि कुछ भी चीज जो है वो यमन में ना आ सके ना जा सके, राइट। तो ये वाली चीज हम लोग को देखने को मिली। तो मतलब यमन की बहुत बुरी हालत, अबाउट 12 मिलियन पीपल जो है वो भुखमरी में हम लोग को यमन के अंदर देखने को मिलते हैं, राइट। और उनके पास जो है वो नहीं मिल पा रहा खाना वगैरह, क्योंकि सब चीज के ऊपर हाउतीज ने कब्जा करके रखा हुआ है। तो ये सब चीजें, इसके अलावा एक बार कोलेरा भी यहाँ पर बहुत बुरी तरह से फैला था, जिसमें बताया गया कि ये कहा जा रहा था कि हर 10 मिनट में एक बच्चे की मौत हो रही थी यमन में, और ये चीज कही है यूनिसेफ ने बाकायदा, राइट। और प्रिवेंटेबल कॉज के कारण, कि कोलेरा जो है वो जिसको प्रिवेंट किया जा सकता है, उसके बावजूद हर 10 मिनट में एक बच्चे की मौत हो रही है। तो ऐसी स्थिति हम लोग को यमन की देखने को मिलती है। सो बस आज के लिए इतने ही टॉपिक्स थे, और आपको बता दें गाइस, आपके लिए यूपीएससी 2021 की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। 15 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हैं, 10 फुल लेंथ टेस्ट हैं, हर एक टेस्ट का डिटेल सोल्यूशन आपको दिया जा रहा है, और डेली टारगेट्स भी आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं कि आपको हर दिन जो है वो क्या क्या चीजें पढ़नी है, और इसके अकॉर्डिंग, यानी कि टारगेट्स के अकॉर्डिंग आप पढ़ेंगे तो यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2021 एग्जाम से पहले पूरा टारगेट जो है वो आप अचीव कर लेंगे, यानी कि जितने भी पूरा सिलेबस है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा, और आप बिल्कुल रेडी हो जाएंगे यूपीएससी 2021 के लिए। तो हाईली रिकमेंडेड टू दोज स्टूडेंट जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2021 में अपीयर हो रहे हैं, राइट। तो आप ये ज्वाइन कर सकते हैं इस कोर्स को। और बाकी आपके लिए सीसेट का कोर्स, हिस्ट्री का कोर्स अवेलेबल है, और सोशियोलॉजी का ऑप्शनल कोर्स अवेलेबल है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स से रिलेटेड अगर कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो 9713282838 इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा रिप्लाई आपके पास विद इन 24 आवर्स आ जाएगा, ठीक है। तो चलो अब अच्छा, इसके अलावा आपको पीडीएफ पेड पैकेज के बारे में बता देते हैं। करंट अफेयर्स के मात्र 100 रुपीज पर मंथ की इसकी फीस है, जिसमें आपको डेली लेक्चर्स की पीडीएफ मिलती है, हैंड आउट नोट्स मिलते हैं, वीकली कंपाइलेशन दिया जाता है, पीडीएफ का मंथली मैगजीन आपको प्रोवाइड की जाती है। इतना सब कुछ मात्र 100 रुपीज पर मंथ की फीस में। और एक ऑफर भी है, इसको आप ले सकते हैं, और आपको करंट अफेयर्स के एमसीक्यू चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए, तो वो वाली फैसिलिटी भी अवेलेबल है, उसको भी आप ले सकते हैं। और आपको कहाँ पर कॉन्टैक्ट करना है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है, राइट, अगर आपको ये सर्विस चाहिए तो चलो अब हम लोग मिलेंगे मंडे को। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।